सज्जल के कदमों में लर्जिश थी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी। आज से पहले वो कभी किसी के आगे झुकी नहीं थी, मगर आज उसकी हैसियत एक वनी की थी। खानदान के फैसले ने उसकी तकदीर लिखती थी और वो चाह कर भी उससे फरार नहीं हो सकती थी। उसके सामने एक दीवार की मानंद खड़ा शख्स था, हारिस शाह, जो बज़ाहिर उसका शौहर था, मगर हकीकत में वो इसके लिए किसी कैद खाने से कम नहीं था। ये निकाह नहीं, ये सजा है। जुबैदा बेगम की कड़कदार आवाज ने हवेली की फजा में गूंज पैदा की। वो इस फैसले से सख्त नाला थी, मगर इंतकाम की आग ने उन्हें मजबूर कर दिया था कि वो अपनी बहन की तजलील का बदला उसी तरीके से लें जिस तरीके से उन्हें दुख पहुंचाया गया था। सज्जल ने अपनी नजरें झुका ली, मगर खामोश रहने के बजाय वो बोल पड़ी, अम्मा जी, क्या मैं इस घर में बहू कहलाऊंगी या नौकरानी, ताकि पहले से अपनी जिम्मेदारियों का तायुन कर सकूं। हारिस ने चौंक कर उसे देखा, जैसे पहली बार उसकी बातों को गौर से सुन रहा हो। हवेली में मौजूद सब लोग भी हक्का बक्का रह गए। वनी की हैसियत रखने वाली लड़कियों से ऐसी गुफ्तगू की उम्मीद किसी को नहीं थी। जुबैदा बेगम ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली, मगर वो अभी कोई मजीद हंगामा नहीं चाहती थी। हवेली के सिहन में बैठे सभी अफराद ने हैरत से उसकी तरफ देखा। वनी का ऐसा मिजाज पहले नहीं देखा गया था। आमतौर पर जो लड़कियां वनी बनकर आती थीं, वो सहमी हुई, दुबकी हुई और दुनिया से कटी हुई होती थी, मगर ये लड़की, ये तो अलग ही मिट्टी की बनी हुई थी। जुबान बंद रखो, जुबैदा बेगम ने गुस्से से कहा। यहाँ तुम्हारी हैसियत इस घर की इज्जत बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसे रोनने वाली गलती को सुधारने के लिए है। अगर ज्यादा जुबान चलाई तो तुम्हें जीने का हक भी नहीं मिलेगा। सज्जल ने एक पल को अपने लबों को दांतों तले दबाया, मगर फिर भी कह दिया, अगर मैं नौकरानी हूं तो क्या मुझे तनख्वाह भी मिलेगी? फहद शाह, जो हमेशा चालाकी में आगे था, हंस कर बोला, ये वनी है या कोई दिल बहलाने वाली? जितनी बातें ये चंद घंटों में कर चुकी है, इतनी तो हमारी दादी ने भी पूरी जिंदगी में नहीं की होंगी। हारिस शाह, जो खामोशी से ये सब तमाशा देख रहा था, अपनी जगह से उठा और सज्जल के करीब आया। उसके चेहरे पर कोई जज्बाती तासुर नहीं था, जैसे वो एक बेजान शय को देख रहा हो, ना कि अपनी नई नवेली दुल्हन को। इसकी आंखों में ना गुस्सा था, ना हमदर्दी, बस एक अजनबियत थी जो सज्जल को अंदर से मजीद तोड़ रही थी। तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम किसी मुआहदे से यहाँ नहीं आई हो। हारिस ने पहली बार लब खोले। तुम यहाँ सिर्फ एक कर्ज चुकाने के लिए आई हो, जो तुम्हारे खानदान ने हम पर छोड़ा था। सज्जल ने एक लम्हे को अपनी सांसें काबू में करने की कोशिश की। उसकी आंखें नमी से भर रही थीं, मगर वो किसी भी कीमत पर अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी आंखों की जलन को नज़रअंदाज करते हुए कहा, क्या ये कर्ज मेरे पैदा होने से पहले लिया गया था? तुमसे ये सवाल पूछने का हक किसने दिया? हारिस ने सर्द लहजे में कहा, मेरी किस्मत ने। सज्जल ने सपाट लहजे में जवाब दिया, अगर मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद नहीं कर सकती तो कम से कम इतना तो पूछने का हक रखती हूँ कि मेरी सजा की बुनियाद क्या है। हवेली के माहौल में गहरा सकूत छा गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि काम सी देहाती लड़की इस तरह के सवालात की बौछार कर सकती है। दूसरी वनियों की तरह वो खामोशी से सर झुकाकर गुलामी करने के लिए तैयार नहीं थी। जुबैदा बेगम ने आगे बढ़कर सज्जल के कंधे पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। तुम्हें इस घर में सिर्फ सर झुकाना सिखाया जाएगा, जुबान चलाना नहीं। सज्जल के चेहरे पर हाथ का निशान उभर आया, मगर उसने एक लम्हे के लिए भी अपनी नजरें झुकाने की गलती नहीं की। हारिस ने एक सर्द आहभरी और बेजारी से कहा, यह सब फजूल बहसें बंद करो और अंदर जाकर बैठो। जितना बोलने की कोशिश करोगी उतना ही नुकसान उठाओगी। नुकसान? सज्जल ने हल्की हंसी के साथ कहा, जिंदगी के सबसे बड़े नुकसान के बाद भी क्या कोई और नुकसान बाकी रह सकता है? ये जुमला किसी तीर की तरह हवेली के लोगों के दिल में पेवस्त हो गया। हारिस ने पहली बार गहरी नजरों से उसे देखा। इस लड़की में कुछ ऐसा था जो उसे आम वनियों से मुख्तलिफ बनाता था। उसके अंदर एक ऐसी चिंगारी थी जो किसी भी लम्हे आग बन सकती थी। शायद यही वजह थी कि वो अभी तक सहमी नहीं थी, टूटी नहीं थी, बिखरी नहीं थी। वक्त के साथ सब बदल जाता है। हारिस ने सरसरी अंदाज में कहा, तुम भी बदल जाओगे शायद। सज्जल ने गहरी सांस ली, लेकिन कुछ चीजें वक्त के साथ नहीं बदलती, जैसे इज्जत नफ्स, जैसे खुददारी। ये जुमला सुनकर हवेली के सभी अफराद खामोश हो गए। आज पहली बार किसी वनी ने यह जताने की कोशिश की थी कि वो भी एक इंसान है, कोई बोझ या कर्ज नहीं।
मगर क्या उसकी खुददारी इस बेरहम रवायत के आगे जिंदा रह सकेगी? ये सवाल अभी बाकी था। हारिस शाह खामोशी से सब देख रहा था। उसकी आंखों में ज़ब्त था मगर चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। वो खुद भी इस रवायत से नफरत करता था, मगर अपनी बहन की तजलील के बाद वो इस निकाह के खिलाफ बोलने का इख्तियार खो चुका था। उसका ज़मीर जानता था कि ये सब गलत है, मगर वो अपनी बहन के आंसुओं को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। अचानक उसने एक फैसला किया और आगे बढ़कर सज्जल का हाथ थाम लिया। ये मेरे निकाह में है, चाहे वनी के तौर पर आई हो या किसी और वजह से। अगर किसी ने इसे हाथ लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब हैरान रह गए। इससे पहले किसी ने भी वनी को यूं खुलेआम इज्जत नहीं दी थी। सज्जल ने खुद को पहली बार महफूज महसूस किया, मगर इस साथ ही उसके दिल में एक नया सवाल जाग गया। क्या ये तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ वक्ती है या हमेशा के लिए? सज्जल को हारिस के कमरे में छोड़ दिया क्या? वो खामोशी से बेड पर बैठ गई और हैरत से कमरे का जायजा लेने लगी। दीवारों पर कहीं कोई रंग नहीं था, कहीं कोई तस्वीर नहीं थी। हर चीज़ सख्ती और संजीदगी की अक्कासी कर रही थी, जैसे यहाँ सिर्फ असूलों की हुकूमत हो। ये कमरा बिल्कुल तुम्हारी तरह है, खामोश और संजीदा, उसने मुस्कुरा कर कहा। हारिस ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो कुर्सी पर बैठकर अपने जूते उतारने लगा। सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही, सज्जल ने मासूमियत से कहा। क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ? बस थोड़ा सा। हारिस ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। वो जानता था कि अगर उसने अभी कुछ नहीं कहा तो ये लड़की सारी रात बोलती रहेगी। नहीं, उसने सख्त लहजे में कहा। सज्जल ने लब भींच लिए, मगर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो जानती थी कि ये खामोशी ज्यादा देर तक कायम नहीं रहेगी। वो जानती थी कि ये कहानी सिर्फ आगाज थी और असल जंग अभी बाकी थी। मोहब्बत और इंतकाम की जंग, जिसमें दोनों तरफ सिर्फ एक ही जीत सकता था। हवेली के आंगन में रात का सन्नाटा छाया हुआ था, मगर कुछ दिल ऐसे थे जो बेचैनी में धड़क रहे थे। नयाब के लिए ये सब एक भयानक ख्वाब की तरह था, एक ऐसी हकीकत जिसे वो तस्लीम नहीं करना चाहती थी, मगर इनकार भी नहीं कर सकती थी। सज्जल का आना उसके दिल में एक अनजाना खौफ पैदा कर चुका था, एक ऐसा खौफ जब उसके वजूद को कमज़ोर करने लगा था। वो बरसों से सवेली में थी, इस घर का हिस्सा थी, मगर कभी खुद को मुकम्मल तौर पर इस घर की औरत महसूस नहीं कर सकी थी। उसके और हारिस की शादी खानदान के दबाव पर हुई थी, मगर इस रिश्ते में कभी मोहब्बत की गर्मी महसूस नहीं हुई। वो एक ऐसी बीवी थी जिसका होना ना होना बराबर था। मगर आज जब सज्जल इस घर में आई तो पहली बार उसे लगा जैसे वो अपनी जगह खो रही है। वो आहिस्ता कदमों से चलती हुई अपने कमरे में आई। हारिस अभी तक नहीं आया था और यही बात उसके दिल में खटक रही थी। क्या वो सज्जल के पास है? क्या वो उससे बात कर रहा है? क्या वो इसको कबूल करने वाला है? उसने अपने आप को आईने में देखा। उसकी आंखों में अनजाना सा दर्द उभरा। वो हमेशा से हारिस को अपनी तरफ मतवज्जा करना चाहती थी, मगर कभी न कर सकी। और आज एक वनी उसकी जिंदगी में आकर सब कुछ बदलने वाली थी। सज्जल को कमरे में आए कुछ ही देर हुई थी। वो बेड पर बैठी हुई थी, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। ये जगह उसके लिए अजनबी थी, मगर सबसे ज्यादा अजनबी वो शख्स था जो इसका शौहर था। वो जानती थी कि ये निकाह सिर्फ जबरदस्ती का था, एक ऐसा रिश्ता जिसमें मोहब्बत का कोई वजूद नहीं था। मगर फिर भी उसके दिल में कई सवालात थे। हारिस की खामोशी, उसकी संजीदगी, उसके अंदाज, क्या वो हमेशा ऐसा ही था या उसके दिल में कहीं कोई नरम गोशा भी था? दरवाज़ा खुला और हारिस अंदर आया। उसने सज्जल की तरफ देखा भी नहीं, बस सीधा जाकर कुर्सी पर बैठ गया। सज्जल ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, आप हमेशा इतना चुप रहते हैं, ये सिर्फ मेरे सामने। हारिस ने गहरी सांस ली, मगर कोई जवाब नहीं दिया। अगर आप बात नहीं करना चाहते तो मैं खुद ही बात कर लेती हूँ, सज्जल ने शोखी से कहा। वैसे क्या आपको पता है कि चुप रहने से ज्यादा थकन महसूस होती है? मैंने कहीं पढ़ा था कि बातें करने से दिल हल्का हो जाता है, मगर आप तो जैसे पत्थर के बने हुए हैं। हारिस ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, मगर फिर भी खामोश रहा। सज्जल ने कंधे उचकाए। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए सब आसान नहीं, मेरे लिए भी नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ साथ रह सकते हैं तो क्या हम कम से कम दुश्मन बनने की बजाय आम इंसानों की तरह रह सकते हैं? हारिस ने उसकी बात पर कोई रद्द अमल नहीं दिया। वो अपनी कुर्सी से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। कहाँ जा रहे हैं? सज्जल ने पूछा। जहाँ मेरा दिल चाहे, हारिस ने सख्त लहजे में जवाब दिया और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया।
हारिस सीधा नयाब के कमरे में आया। वो हमेशा रात के इस पहर कुछ वक्त के लिए यहाँ आता था, मगर आज हालात बदले हुए थे। नयाब पलंग पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसने हारिस को देखा, मगर उसकी आंखों में पहले जैसा सुकून नहीं था। तुम देर से आए, वो आहिस्ता से बोली। हारिस ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। नयाब ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ और मुझे सच सुनना है, झूठ नहीं। हारिस ने आबरू उठाई। क्या सवाल? नयाब ने अपनी उंगलियां आपस में फंसा ली, जैसे खुद को मजबूत कर रही हो। क्या तुम सज्जल को बीवी मानोगे? ये सवाल बिजली की तरह था। हारिस के चेहरे पर एक लम्हे के लिए सख्ती आई, मगर फिर वो दोबारा नॉर्मल हो गया। ये निकाह जबरदस्ती था नयाब। तुम जानती हो कि मैंने उसे अपनी मर्जी से कबूल नहीं किया। वो मेरी जिम्मेदारी है बस। नयाब ने नजरें झुका ली। मगर वो तुम्हारी जिंदगी में आ गई है हारिस। आज नहीं तो कल वो तुम्हारी जिंदगी में जगह बना लेगी। और अगर ऐसा हुआ तो? हारिस ने कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया, मगर फिर वो आहिस्ता से बोला, ये मेरी बीवी है, मगर तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता नयाब। नयाब के दिल को जैसे एक लम्हे के लिए सुकून मिला, मगर साथ ही एक अजीब सा खदशा भी पैदा हुआ। हारिस ने कहा था कि सज्जल उसकी जिम्मेदारी है, मगर क्या वाकई वो उससे अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करेगा? क्या वाकई वो अपनी बीवी होने के बावजूद उससे दूर रहेगा? अगली सुबह नयाब ने पहली बार सज्जल को बराह रास्त मुखातिब किया। क्या तुम जानती हो कि तुम यहाँ क्यों आई हो? नयाब ने सर्द लहजे में पूछा। सज्जल ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, सब ने बताया है कि मैं एक सजा के तौर पर आई हूँ, मगर मैं सोच रही थी सजा तो मुजरिम को मिलती है। मैंने किया क्या था? नयाब ने एक लम्हे को कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो संजीदगी से बोली, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ आकर तुम कुछ भी कहोगी और सब तुम्हें हंसी में टाल देंगे? सज्जल ने कंधे उचकाए। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। बस मुझे लगता है कि अगर किस्मत ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया है तो मैं कम से कम खुद को ख़त्म होने नहीं दूंगी। नयाब के दिल में पहली बार एक अजीब सा एहसास पैदा हुआ। ये लड़की कमज़ोर थी, मगर उसकी हिम्मत किसी भी आम विनी जैसी नहीं थी। कि ये वाकई सब कुछ बदल सकती थी। नयाब ने हारिस की तरफ देखा, जो चुपचाप सब कुछ देख रहा था। क्या तुम वाकई सज्जल को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दोगे? हारिस ने एक लम्हे के लिए सोचा, मगर फिर कोई जवाब नहीं दिया। और ये खामोशी, ये सबसे बड़ा सवाल बन गई थी। हवेली की फजा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे हर दीवार पर खामोश सिसकियां नक्श हो चुकी हों। हारिस की माँ जुबैदा बेगम हमेशा से एक सख्त कीर औरत थी, मगर आज उसकी आंखों में इंतकाम की एक वहशत थी, एक ऐसी वहशत जिसने उसके दिल को पत्थर बना दिया था। ये सब उस दिन शुरू हुआ था जब उसकी बहन की इज्जत उछाल दी गई थी। उस दिन उसने फैसला कर लिया था कि वो इस बेइज्जती का बदला लेगी, और आज वो दिन आ चुका था। सज्जल इस घर में वनी बन के आ चुकी थी, और जुबैदा बेगम ने पहले ही ठान लिया था कि वो इससे कभी इज्जतदार जिंदगी नहीं गुजारने देंगी। ये फैसला करके तुम सब ने हमारी गैरत को खाक में मिला दिया। जुबैदा बेगम की आवाज़ हवेली की दीवारों से टकरा कर लौट रही थी। सामने खड़ी सज्जल का दिल खौफ से लरस रहा था, मगर उसने खुद को मजबूत रखा। उसने आज तक अपनी जिंदगी में कभी ऐसे हालात का सामना नहीं किया था, मगर यहाँ उसकी हैसियत सिर्फ एक चीज़ की थी, बदले का निशान। माँ, ये ख़ानदान का फैसला था। हारिस के बड़े चचा ने कहा, ये ख़ानदान का फैसला नहीं, ये हमारे गुरूर को रोंदने का बहाना है। जुबैदा बेगम ने सख्ती से जवाब दिया, ये लड़की हमारे दर पर नहीं आनी चाहिए थी। सज्जल ने पहली बार सर उठाकर उसे देखा और एक लम्हे के लिए कुछ कहने की कोशिश की, मगर जुबैदा बेगम ने हाथ उठाकर रोक दिया। खबरदार, जुबान न चलाना। वो खुराई, यहाँ तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। सज्जल के दिल में कांटे चुभने लगे, मगर उसने फिर भी अपने लहजे को हल्का रखते हुए कहा, लेकिन अम्मा जी, मैं तो यहाँ बहू बन के आई हूँ ना, है ना? जुबैदा बेगम ने उसे जहर आलूद नजरों से देखा। तुम बहू नहीं, इस घर की नौकरानी हो। जुबैदा बेगम की सोच साफ थी। सज्जल को इस घर में किसी भी तरह इज्जतदार हैसियत नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए वो हर मुमकिन तरीका इख्तियार करने को तैयार थी। ये लड़की मेरे बेटे की बीवी नहीं, बल्कि इसकी नौकरानी बन के रहेगी। जुबैदा बेगम ने हवेली के तमाम अफराद के सामने फैसला सुना दिया। नयाब, जो अब तक खामोश थे, इस फैसले पर हैरान रह के उसने कई बार हारिस की माँ को सख्ती करते हुए देखा था, मगर ये हद से बढ़ रहा था। माँ, आप कुछ ज़्यादा सख्ती कर रही हैं, नयाब ने दबे दबे लहजे में कहा। जुबैदा बेगम ने एक तेज़ नज़र उस पर डाली। तुम चुप रहो नयाब, तुम हमारी बहू हो, तुम्हारा मुकाम इससे बहुत ऊपर है। ये लड़की हमारे ख़ानदान की बेइज्जती का सबब है, और मैं इसे कभी किसी सूरत बख्शूंगी नहीं। सज्जल ने हैरत से सबको देखा।
वो जानती थी कि उसे यहाँ इज्जत नहीं मिलेगी, मगर ये सब सुन के उसका दिल डूबने लगा। तो क्या ये फैसला हारिस साहब का भी है? सज्जल ने आहिस्ता से पूछा। हवेली में खामोशी छा गई। सबकी नजरें हारिस की तरफ उठ गईं, जो एक तरफ खड़ा सब कुछ देख रहा था। हारिस ने एक पल के लिए कुछ सोचा, मगर फिर खामोश रहा। उसकी खामोशी सज्जल के दिल पर एक कारी ज़रब थी। अगली सुबह सज्जल को हवेली के कामों में झोंक दिया गया। ये सब काम तुम्हें खुद करने होंगे। जुबैदा बेगम ने जवाब दिया, इस घर में तुम्हारी हैसियत एक विनी की है, ना कि किसी राजकुमारी की। सज्जल ने अपनी सांस काबू में रखते हुए एक नज़र पूरे माहौल पर डाली। बड़ी हवेली, बड़े बड़े कमरे और यहाँ के असूल भी उतने ही सख्त। अम्मा जी, अगर मैं नौकरानी हूँ तो क्या मुझे तनख्वाह भी मिलेगी? सज्जल ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। हवेली में सन्नाटा छा गया। नयाब ने चौंक कर उसे देखा। फहद शाह, जो हमेशा मजाक करने के मूड में रहता था, खिलखिला के हंस पड़ा। ये वनी है या हमारे सरों पर अजाब? वो बोला, इतनी बातें तो मैंने किसी वनी को करते नहीं सुना। जुबैदा बेगम के चेहरे की सख्ती मजीद बढ़ गई। इसे बताओ कि यहाँ मजाक की इजाज़त नहीं। सज्जल सारा दिन कामों में उलझी रही, मगर उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या हारिस कभी उसकी हमायत करेगा? वो जानती थी कि हारिस की खामोशी उसके लिए सबसे बड़ी तकलीफ है। वो उसे नज़रअंदाज कर रहा था, जैसे वो इसकी ज़िंदगी में कोई हैसियत नहीं रखती। मगर शाम को जब हारिस घर आया तो उसने सज्जल को आंगन में बर्तन धोते देखा। ये सब क्या है? उसने गुस्से से पूछा। ये तुम्हारी माँ का फैसला है, नयाब ने आहिस्ता से कहा। उन्होंने कहा कि सज्जल को घर में बहू नहीं, नौकरानी बना के रखेंगे। हारिस ने एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली। फिर उसने सज्जल को देखा, जो खामोशी से बर्तन धो रही थी, जैसे उससे किसी चीज़ की परवाह ना हो। सज्जल, अंदर चलो, हारिस ने सख्त लहजे में कहा। मगर बर्तन, मैंने कहा अंदर चलो। सज्जल ने एक नज़र जुबैदा बेगम की तरफ देखा, जो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। फिर वो चुपचाप हारिस के पीछे अंदर चली गई। ये सब कुछ मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, जुबैदा बेगम ने गुस्से से चचा जान से कहा। हारिस लड़की की हमायत कर रहा है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चचा जान ने ठंडी सांस ली। जुबैदा, तुम क्यों इस बात को इतना बढ़ा रही हो? वो एक मजलूम लड़की है, तुम क्यों इसके साथ इतनी सख्ती कर रही हो? क्योंकि मुझे अपनी बहन के आंसू याद हैं। जुबैदा बेगम की आंखों में आग दहक रही थी। मैं चाहती हूँ कि ये लड़की भी वही तकलीफ सहे जो मेरी बहन ने सही थी, मगर क्या ये इंसाफ है? चचा जान ने पूछा। ये इंतकाम है, जुबैदा बेगम ने सर्द लहजे में कहा, और मैं इसे पूरा करके रहूंगी। हारिस ने सज्जल को कमरे में बिठाया और गहरी सांस ली। देखो, मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, मगर तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। सज्जल ने पहली बार हारिस को गौर से देखा। तो क्या वाकई आप चाहते हैं कि मैं यहाँ रहूं? हारिस खामोश हो गया, और यही खामोशी इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल बन गई थी। हवेली की फजा में अजीब सी कशीदगी फैली हुई थी। हर कोई एक दूसरे को अजीब नज़रों से देख रहा था, और सबसे ज्यादा सज्जल को। वो जहाँ जाती, सरगोशियों की आवाज़ें उसके ताकुब में आती, जैसे कोई गहरी साजिश उसके इर्द गिर्द बुनी जा रही हो। ये सब फहद शाह की चालाकी का नतीजा था। वो जानता था कि अगर हारिस को सज्जल पर शक हो जाए तो वो खुद ही उससे जान छुड़ा लेगा, और यही उसका मकसद था। तुम लोग देखना, ये लड़की जल्द ही अपने असली रंग दिखाएगी। फहद ने चंद नौकरों से सरगोशी में कहा। ये वनी है, मगर इसका दिल अभी भी अपने भाई के साथ है। अगर हमने जरा सी होशियारी की तो हारिस खुद इसे तलाक दे देगा। मगर कैसे? एक नौकर ने हिचकिचाते हुए पूछा। फहद ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, बस एक छोटी सी अफवाह काफ़ी होगी। 2 दिन के अंदर ही पूरी हवेली में ये अफवाह गर्दिश करने लगी कि सज्जल अब भी अपने भाई से खुफिया तौर पर राब्ते में है। किसी ने कहा कि उसे रात के वक्त हवेली के पिछले हिस्से में किसी से बात करते देखा गया, तो किसी ने कहा कि उसने चुपके से कोई खत छुपाया था। ये सब झूठ था, मगर जुबैदा बेगम जैसे ही इस खबर से आगाह हुई, उनके गुस्से की इंतहा न रही। मैंने कहा था ना कि ये लड़की हमारे ख़ानदान के लिए नहूसत लेकर आई है। वो धाड़े मार कर चलाई, हारिस फौरन यहाँ पर आओ। हारिस जब हवेली के बड़े हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि सज्जल खामोश खड़ी थी, और उसके सामने जुबैदा बेगम, फहद शाह और कुछ दूसरे अफराद खड़े थे। जुबैदा बेगम ने गुस्से से कहा, तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारी बीवी हमारे ख़ानदान के दुश्मनों के साथ मिली हुई है? हारिस ने एक लम्हे के लिए सज्जल की तरफ देखा, मगर उसकी नज़रें ठंडी और सख्त थे। ये झूठ है, सज्जल ने संजीदगी से कहा। मैंने कुछ गलत नहीं किया। झूठ? फहद शाह ने मस्नूई हैरानी से कहा। तो फिर हमें कैसे पता चला कि तुम चुपके चुपके किसी से बात कर रही थी? ये भी झूठ है?
میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، سجل نے احتجاج کیا۔ حارث کی آنکھوں میں بے یقینی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے اندر جو تھوڑا سا نرم گوشہ سجل کے لیے پیدا ہو رہا تھا وہ اس افواہ کے باعث پھر سے ختم ہونے لگا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تم پر یقین کر سکتا ہوں؟ حارث کا سخت سوال سجل کے دل پر چابک کی طرح برسا۔ سجل نے ایک لمحے کے لیے سانس روکی۔ آپ بھی؟ اس نے آہستہ سے کہا، جیسے اس کی روح زخمی ہو گئی ہو۔ آپ بھی مجھ پر یقین نہیں کر رہے؟ حارث نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سرد نظروں سے اسے گھورتا رہا۔ سجل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے انہیں ضبط کر لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ کمزوری دکھا گئی تو یہ لوگ اور زیادہ طاقتور ہو جائیں گے۔ سجل کمرے میں آ کر اپنے بستر پر گر پڑی۔ وہ سارا دن ضبط کیے رہی تھی، مگر اب اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے خلاف سازش ہو رہی تھی، مگر اسے سب سے زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ حارث بھی اس پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ اس لمحے دروازہ دھڑاک سے کھلا اور حارث اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا، مگر اس کے اندر کہیں کچھ اور بھی تھا، شاید کوئی ایسا جذبہ جسے وہ قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ سخت لہجے میں بولا۔ سجل نے آنسو پونچھے اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ حارث نے غصے سے اس کے قریب آ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ تم کیا چاہتی ہو کہ میں تم پہ بھروسہ کروں؟ تم پر جو میرے خاندان کے دشمنوں کی بہن ہو؟ سجل کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ کیا میں واقعی آپ کی دشمن ہوں؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ اگر ہاں تو پھر نکاح کیوں کیا تھا مجھ سے؟ کیوں مجھے اس گھر میں لا کر ذلیل کر رہے ہیں؟ حارث نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اس کے قریب تھا، بہت قریب۔ سجل کی سانسیں تیز ہونے لگیں۔ وہ اس لمحے کو کبھی سمجھ نہیں سکی، یہ محبت تھی یا نفرت۔ حارث کے ہاتھ ابھی بھی دیوار پر جمے ہوئے تھے، سجل کے گرد ایک حصار باندھے ہوئے۔ میں نہیں جانتا کہ تم سچ بول رہی ہو یا جھوٹ، حارث نے سخت مگر مدھم لہجے میں کہا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ تم پر اعتبار کرنا میرے لیے آسان نہیں ہے۔ سجل نے نظریں جھکا لیں۔ میں کسی کا اعتبار جیتنے کی کوشش نہیں کر رہی، بس اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتی ہوں۔ مگر اگر آپ نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ میں غلط ہوں تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتی۔ حارث نے اس کی بات پر کوئی رد عمل نہیں دیا، مگر وہ ایک پل کے لیے رکا ضرور، پھر وہ اچانک پیچھے ہٹا، جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ رات کے پچھلے پہر سجل نیند میں تھی جب اچانک اسے لگا کہ کوئی اس کے کمرے میں داخل ہوا ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی اور دھندلی روشنی میں دیکھا کہ کوئی سیاہ لباس میں لپٹا شخص آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سجل کا دل دھڑکنے لگا۔ کون ہے؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی، مگر وہ شخص اتنی ہی تیزی سے آگے آیا اور اس نے سجل کا ہاتھ دبوچ لیا۔ چپ رہو، وہ سرگوشی میں بولا۔ سجل نے چیخنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے دروازہ دھڑاک سے کھلا اور حارث اندر آیا۔ رک جاؤ، اس کی دھاڑ گونجی۔ وہ شخص فوراً کھڑکی کی طرف بھاگا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ سجل بے یقینی سے حارث کو دیکھ رہی تھی، جو غصے سے دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ یہ کیا تھا؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ سجل کی آواز لرز رہی تھی۔ کسی نے میرے کمرے میں گھسنے کی کوشش کی۔ حارث کے چہرے پر تناؤ بڑھ گیا۔ میں نے کہا تھا کہ تم پر بھروسہ کرنا میرے لیے آسان نہیں ہوگا، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ تم واقعی خطرے میں ہو۔ سجل نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں کچھ نرم پڑتی ہوئی شدت دیکھی۔ حارث کے کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر سجل کے دل میں خوف، حیرت اور بے یقینی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ چند لمحے پہلے کوئی اس کے کمرے میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اگر حارث وقت پر نہ آتا تو شاید کوئی بڑی مصیبت ہو سکتی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ حارث نے سخت لہجے میں پوچھا۔ سجل ابھی تک صدمے میں تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، سانس بے ترتیب تھے۔ مجھے نہیں پتا وہ کون تھا، اس کی آواز مدھم تھی۔ حارث نے ماتھے پر بل ڈال کر کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں سے وہ نامعلوم شخص فرار ہوا تھا، پھر اس کی نظریں دوبارہ سجل پر مرکوز ہوئیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہیں خطرہ ہو سکتا ہے؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ سجل نے نظریں اٹھائیں اور حارث کو ایک عجیب سی بے یقینی سے دیکھا۔ تو آپ کو میری فکر ہو رہی ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سوال اس کی زبان سے نکل رہا ہے۔ حارث نے ایک پل کے لیے خاموشی اختیار کی۔ مجھے صرف یہ فکر ہے کہ اس سب کا میرے خاندان پر کوئی اثر پڑے گا، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ سجل کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ میں جانتی تھی، وہ تلخی سے مسکرا کر بولی، کہ آپ کو میری نہیں صرف اپنے خاندان کی پرواہ ہے۔ حارث نے جواب نہیں دیا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، مگر رک کر کہا، یہ حویلی تمہارے لیے محفوظ نہیں، اپنی حفاظت خود کرنا سیکھو۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ سجل کے دل میں بے شمار جذبات کروٹ لے رہے تھے، خوف، بے یقینی، غصہ، مگر سب سے زیادہ ایک تکلیف جو وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھے۔
अगली सुबह सज्जल अपने मामूल के मुताबिक सेहन में थे। हवेली के माहौल में अजीब सी कशीदगी थी, मगर सज्जल ने हमेशा की तरह बातों का सिलसिला जारी रखा हुआ था। पता है अम्मा जी, अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं इस हवेली में कैसे गुजारा कर रही हूँ तो मैं कहूँगी कि सब्र, हौसला और बस थोड़ा सा जुबान चलाना। नौकरानियां हंसी रोकने की कोशिश करने लगी, मगर जुबैदा बेगम ने उससे घूरा, जुबान चलाने की जरूरत नहीं, वरना इसका भी इलाज मैं जानती हूँ। सज्जल ने फहद शाह को मुस्कुराते देखा और उसे अच्छी तरह अंदाजा था कि वो शख्स इसके खिलाफ कोई नई चाल सोच रहा होगा। कुछ देर बाद जब हारिस सेहन से गुजर रहा था, सज्जल ने मौका देकर उससे मुखातिब कर लिया। हारिस साहब, आपको मोहब्बत का पता भी है या बस बंदूक चलाना आता है? हारिस जो पहले ही संजीदा था, रुककर सख्त नजरों से उसे देखने लगा। ये सवाल करने से पहले खुद सोच लो कि तुम्हें इसका जवाब सुनना भी है या नहीं। सज्जल ने आंखें सुकेड़कर मासूमियत से कहा, हाय कितना डरावने हो, मतलब बंदूक भी चला सकते हो मगर मोहब्बत के अल्फाज जुबान से नहीं निकल सकते। अफसोस, वाकई बहुत बड़ा मसला है। हारिस ने सर्द लहजे में कहा। सज्जल, खामोश रहो। अच्छा बाबा, चुप हो जाती हूँ, मगर एक बात कहूँ, सज्जल ने मासूमियत से कहा। हारिस ने संजीदगी से उसे घूरा। क्या? वैसे तो मैं बहुत सब्र वाली हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे मोहब्बत से बात करेंगे तो शायद मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। हारिस ने गहरी सांस ली और अपना रुख बदल लिया, मगर सज्जल की बातों का असर शायद उसके अंदर कहीं ना कहीं हो रहा था। दोपहर को जब सज्जल बावर्ची खाने में नाश्ता कर रही थी, नयाब भी वहीं आ गई। सज्जल, तुम्हें हमेशा बोलने की जरूरत क्यों होती है? नयाब ने थके हुए लहजे में पूछा। क्योंकि अगर मैं चुप हो गई तो ये हवेली और ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। सज्जल ने चम्मच घुमाते हुए जवाब दिया। हारिस, जो करीब ही खड़ा था, ये सुनकर पहली बार बेख्तियार मुस्कुरा दिया। सज्जल की आंखें हैरत से फैल गईं। या अल्लाह, ये हंस भी सकते हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। हारिस ने चौंक कर उसे देखा। क्या कहा? कुछ नहीं, बस आपकी हंसी देखकर खुश हो गई हूँ। लगता है मैंने हवेली का सबसे बड़ा मुआवजा देख लिया। तुम वाकई एक मुसीबत हो सज्जल, हारिस ने सर झटक कर कहा, और आप मेरी मुसीबत में गिरफ्तार होने वाले पहले इंसान। सज्जल ने शोखी से जवाब दिया। रात को सज्जल झूले पर बैठी थी, ठंडी हवा में आसमान को देख रही थी। हारिस बाहर आया और उसे यूं अकेला बैठे देखकर रुक गया। क्या कर रही हो? सितारे गिन रही हूँ। ये करने का क्या फायदा? हो सकता है एक दिन कोई सितारा मेरे नाम का निकल आए। हारिस खामोशी से उसके करीब आया और दोनों के दरमियान एक लम्हे की खामोशी छा गई। अचानक सज्जल ने महसूस किया उसके पांव नंगे थे और जमीन ठंडी हो रही थी। हारिस ने उसे देखकर झुककर उसके पांव की तरफ हाथ बढ़ाया। ये क्या कर रहे हैं? सज्जल ने हैरान होकर पूछा। तुम्हें ठंड लग जाएगी, अंदर जाओ। सज्जल ने गहरी सांस ली। कभी कभी आपका रवैया मुझे उलझा देता है हारिस साहब। एक पल में आप मुझ पर सख्ती करते हैं और दूसरे पल में ख्याल रखते हैं। ये सब क्या है? हारिस ने नजरें चुराते हुए कहा। मुझे खुद नहीं मालूम। तो फिर ये राज मैं ही हल करूंगी, सज्जल ने शरारत से कहा। हारिस ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसकी आंखों में एक नरमी थी जो शायद खुद उसके लिए भी नहीं थी। सज्जल ने आसमान की तरफ देखा और फिर हारिस की तरफ। हारिस साहब, अगर मैं कहूँ कि ये सब मेरी किस्मत का लिखा था तो आप यकीन करेंगे? पता नहीं, मगर इतना जानता हूँ कि तुम्हारी किस्मत की तहरीर काफ़ी शोर मचाती है। हाँ, क्योंकि खामोशी मेरी फितरत में नहीं। हारिस ने मुस्कुराकर सर झटक दिया और ये लम्हा शायद दोनों के लिए एक नया आगाज था। हवेली की कशीदगी, फहद शाह की चालाकियाँ और हारिस का गैर मुतवक्का रवैया, ये सब नयाब के लिए उलझन का बायस बन चुके थे। पिछले कुछ दिनों से वो महसूस कर रही थी कि सज्जल के खिलाफ एक नादीदा खेल खेला जा रहा है। ये वही सज्जल थी जिससे सब जबरदस्ती वनी करके लाए थे, जिसे इस घर में कभी इज्जत नहीं मिलनी थी, मगर आज हवेली में जो कुछ हो रहा था वो हैरान कुन था। नयाब सोचते हुए बोली, ये सब कुछ अजीब हो रहा है। सज्जल के खिलाफ इतनी नफरत और हर बार वही इल्जाम कि वो अपने भाई के साथ मिली हुई है। नयाब हमेशा समझदार थी। वो जानती थी कि साजिश वहां पिनपती है जहां सच को छुपाया जाए, और जब से फहद शाह ने सज्जल के खिलाफ बोलना शुरू किया था वो एक पल को भी खामोश नहीं हुआ था। रात को नयाब अपने कमरे से निकलकर बरामदे में आई, जहाँ एक कोने में फहद शाह दो नौकरों से सरगोशियों में बात कर रहा था। फहद शाह, बस इतना करना है कि किसी को यकीन दिलाना है कि सज्जल का भाई आज रात हवेली के बाहर उससे मिलने आया था। जैसे ही ये खबर फैलेगी जुबैदा बेगम खुद उसे घर से निकलवा देंगे। नयाब ने चौंक कर लब बेंच लिए तो ये सब साजिश थी। सुबह होते ही खबर जंगल के आग की तरह फैल गई। जुबैदा बेगम, मैंने कहा था ना कि ये लड़की नहूसत है, अब देख लिया, इसका भाई छुप छुप कर उससे मिलने आया था। फहद शाह तंजिया बोला।
اب تو سب کچھ واضح ہو گیا بھائی جان، اگر حارث نے اسے ابھی طلاق نہ دی تو یہ ہمارے خاندان کی عزت کو مزید برباد کرے گی۔ مگر سب کی نظریں حارث پر گئیں تو اس کا رد عمل سب کے لیے حیران کن تھا۔ حارث سرد لہجے میں بولا، یہ سب جھوٹ ہے۔ زبیدہ بیگم حیرانی سے بولی، کیا تم اس لڑکی کی حمایت کر رہے ہو؟ حارث سختی سے بولا، میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا، میں صرف سچ کو دیکھ رہا ہوں۔ نیاب نے حیرت سے حارث کو دیکھا، وہ سجل کے خلاف بات کیوں نہیں کر رہا؟ سجل جو خاموشی سے سب کچھ سن رہی تھی آگے بڑھی اور زبیدہ بیگم کو مخاطب کیا۔ سجل آہستہ مگر مضبوط لہجے میں یکدم بولی، اگر میں گنہگار ہوں تو میرے خلاف ثبوت کہاں ہے؟ اگر میں واقعی اپنے بھائی سے ملی ہوتی تو کیا میں اتنی بے خوف کھڑی ہوتی؟ بادشاہ جلدی سے بولا، یہ سب کچھ واضح ہے، سب نے دیکھا کہ کوئی رات کو دیوار کے پار کھڑا تھا۔ حارث سخت لہجے میں بولا، کیا کسی نے سجل کو اس شخص سے بات کرتے دیکھا؟ خاموشی چھا گئی۔ اگر نہیں تو کسی پر جھوٹا الزام لگانے سے بہتر ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کرو۔ نیاب نے گہری سانس لی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے ثابت کر دیا کہ حارث کا رویہ سجل کے لیے بدل چکا تھا۔ نیاب نے حارث کو اکیلے میں جا کر روکا، نیاب تم نے سجل کے خلاف بات کیوں نہیں کی؟ تم تو اسے قبول نہیں کرنا چاہتے تھے نا؟ حارث گہری سانس لیتے ہوئے، میرا نہ چاہنا ایک چیز ہے اور سچائی کو تسلیم کرنا دوسری۔ نیاب نے کہا کہ کیا تم واقعی اس کی حمایت کر رہے ہو؟ حارث نے مدھم مگر مضبوط لہجے میں کہا، اگر میں تمہیں طلاق دینے والا ہوتا تو وہ پہلی رات ہی دے دیتا، اگر تمہیں میری عزت بن کے رہنا ہوگا۔ سجل نے یہ الفاظ سن لیے تھے، اس کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ کیا انہوں نے واقعی یہ کہا؟ وہ جانتی تھی کہ حارث اسے پسند نہیں کرتا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ اس نے ہمیشہ اس کی حفاظت کی تھی۔ رات کو جب سجل حارث کے کمرے میں آئی تو دونوں کے درمیان عجیب سی خاموشی تھی۔ سجل ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے طلاق نہیں دیں گے؟ حارث نظریں ملائے بغیر بولا، یہ فیصلہ میں نے پہلے کر لیا تھا، تم نے سنا آج؟ سجل شرارت سے بولی، یہ تو بہت بڑی خبر ہے حارث صاحب، کیا یہ آپ کے دل میں کچھ نرم گوشہ پیدا ہونے کی نشانی ہے؟ حارث سخت لہجے میں بولا، زیادہ باتیں مت کرو سجل۔ سجل ہنستے ہوئے بولی، اب تو باتیں ہوں گی کیونکہ آپ نے مجھے اپنی عزت کہہ دیا ہے۔ حارث نے نظریں موڑ لی مگر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی جسے سجل نے فوراً بھانپ لیا۔ نیاب نے برآمدے میں ان دونوں کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، حارث تم چاہو یا نہ چاہو مگر یہ لڑکی تمہاری زندگی کا حصہ بن چکی ہے اور جلد یا بدیر تمہیں اس حقیقت کو مکمل طور پر قبول کرنا ہی ہوگا۔ بادشاہ نے دور سے یہ سب دیکھتے ہوئے مٹھیاں بیچ لیں، یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا سجل، میں تمہیں اس گھر میں کبھی عزت سے جینے نہیں دوں گا۔ سجل کو پہلی بار احساس ہوا کہ حارث شاہ کی خاموشی، اس کا غصہ، اس کی سختی، یہ سب کچھ اب اس کے لیے تکلیف دہ نہیں رہا تھا بلکہ یہ سب کچھ ضروری لگنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ زبردستی تھا، مگر کچھ جذبے ایسے ہوتے ہیں جو زبردستی نہیں خود بخود دل میں اتر جاتے ہیں، اور شاید حارث شاہ کے لیے اس کا دل اب وہی بغاوت کر رہا تھا جسے وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ سجل کے لیے یہ نیا تھا، جب وہ حارث کو گھر میں آتے دیکھتی تو اس کا دل عجیب طریقے سے دھڑکنے لگتا، جب وہ اسے نظر انداز کرتا تو اسے برا لگتا، اور جب وہ کسی اور سے بات کرتا تو سجل کے دل میں انجانی سی بے چینی جاگ اٹھتی۔ یہ سب کیا ہے؟ سجل نے خود سے کہا، یہ آدمی تو شروع سے ہی سرد مزاج تھا، سخت گیر تھا، پھر میں کیوں چاہتی ہوں کہ یہ مجھے دیکھے، مجھ سے بات کرے، مجھے تسلیم کرے، مگر جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ سجل خود کلامی میں بولی، اگر میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوں تو پھر میں کیوں چاہتی ہوں کہ وہ میری طرف دیکھیں، میں کیوں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے اپنائیں؟ اس کا دل ایک انوکھی کشمکش میں تھا، مگر حارث کے رویے میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی، وہ اب بھی اپنی دنیا میں مگن تھا، اپنی سنجیدگی میں مقید۔ سجل نے کئی بار کوشش کی کہ وہ اس کے قریب آئے مگر ہر بار وہ دیواریں کھڑی کر دیتا، اور یہ چیز سجل کے دل کو بے چین کر رہی تھی، ایک انجان خوف، اگر وہ چلا گیا تو۔ سجل نے رات کے وقت برآمدے میں قدم رکھا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگی، اگر یہ شخص واقعی مجھے چھوڑ کر چلا گیا تو کیا میں جی سکوں گی؟ اس نے خود سے یہ سوال کیا مگر جواب دینے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اسی لمحے پیچھے سے آواز آئی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ سجل نے پلٹ کر دیکھا، حارث شاہ اپنی مخصوص انداز میں کھڑا تھا، وہی سخت چہرہ، وہی گہری نظریں جو کچھ کہے بغیر بھی بہت کچھ کہہ جاتی تھی۔ بس کچھ نہیں، سجل نے مدھم آواز میں کہا، تمہیں کچھ کہنا تھا؟ حارث نے پوچھا۔ سجل نے اس لمحے دل کی بات کہنے کا سوچا مگر ہونٹ پیچ لیے۔ نہیں کچھ نہیں، اس نے آہستہ سے کہا اور وہاں سے جانے لگی۔ اگلی صبح جب حارث کسی ضروری کام کے سلسلے میں باہر جانے لگا
तो सज्जल ने गैर इरादी तौर पर उससे रोक लिया। आप जा रहे हैं? उसने बेसाख्ता पूछा। हाँ, हारिस ने मुख्तसर जवाब दिया। कितने दिन के लिए? सज्जल ने सवाल किया। हारिस ने उसे गौर से देखा। तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सज्जल के दिल में जैसे कुछ चीज़ टूट गई, मगर वो फिर भी हंसने की कोशिश करती रही। नहीं, बस वैसे ही पूछ रही थी। हारिस ने एक लम्हे के लिए उसे गौर से देखा, जैसे कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो एक कदम करीब आया और धीमे मगर सख्त लहजे में कहा, अगर तुम्हें कभी तलाक देनी पड़ी तो याद रखना, मैं अब तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सज्जल की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या कहा आपने? वही जो तुमने सुना। हारिस की आंखों में संजीदगी थी, जैसे वो कोई बहुत बड़ा फैसला कर चुका हो। सज्जल का दिल किसी तेज धड़कन की मानित बजने लगा। ये क्या है सब? सज्जल का दिल बेकरार हो गया। वो जानती थी कि हारिस एक ऐसा शख्स था जो सिर्फ वही कहता था जिसका वो मतलब निकालता था। तो क्या इसका मतलब ये था कि मैं वाकई उसके लिए अहम हो गई हूँ? ये सवाल सज्जल के दिल में हथौड़े की तरह बजने लगा, मगर जवाब अब भी एक राज था। अगर तुम्हें कभी तलाक देनी पड़ी तो याद रखना, मैं अब तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये अल्फाज सज्जल के दिमाग में गूंज रहे थे, मगर वो इनका मतलब अभी समझ नहीं पा रही थी। जुबैदा बेगम संजीदगी से बोली, सज्जल वो लड़की थी जिसे मैं नहूसत समझती थी, मगर शायद मैं गलत थी। चचा जान मुस्कुराते हुए कहने लगे, देर आए दुरुस्त आए बहन, कभी कभी वक्त खुद सच को वाज़ेह कर देता है। जुबैदा बेगम ने सज्जल को देखा जो नयाब के साथ सहन में हंसते हुए बात कर रहे थे। ये वही लड़की थी जिसे वो कभी अपने खानदान के लिए बदनामी समझती थी, मगर आज इसकी हंसी इस हवेली में जिंदगी की अलामत लग रही थी। नयाब मुस्कुराते हुए, सज्जल अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो बुरा नहीं मानोगी ना? सज्जल चौंक कर बोली, अरे आप और बुरा, आपके साथ तो सिर्फ खैर का रिश्ता है नयाब बाजी। नयाब हंसते हुए बोली, तो फिर सुनो, मैं चाहती हूँ कि तुम हारिस के करीब आ जाओ। सज्जल हैरानी से बोली, क्या? नयाब, हाँ, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि वह तुमसे मोहब्बत करने लगा है, मगर खुद तस्लीम नहीं कर रहा। सज्जल ने दिल की धड़कन को संभाला। ये सब सच है? रात का वक्त था। सज्जल सहन में बैठी चांद की तरफ देख रही थी, जब अचानक पीछे से कदमों की चाप सुनाई दी। हारिस गहरी आवाज में, यहाँ क्या कर रही हो? सज्जल मुस्कुराते हुए बोली, बस सितारे गिन रही हूँ। हारिस करीब आकर बोला, तुम हमेशा अजीब सवाल करती हो और हमेशा अजीब बातें सोचती हो। सज्जल हंसते हुए बोली, हाँ, और आप हमेशा संजीदा रहते हैं। एक लम्हे के लिए सोचे, अगर मैं भी आपकी तरह संजीदा होती तो ये जिंदगी कितनी बोरिंग होती ना। हारिस मुस्कुरा कर बोला, हाँ शायद। सज्जल हैरान होकर उसे देखने लगी। ये क्या था? आप मुस्कुरा रहे हैं? हारिस, हाँ, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी बातें बुरी नहीं लगती। सज्जल के दिल में जैसे खुशी की एक लहर दौड़ गई। और अगर मैं चली जाऊं तो? सज्जल ने आहिस्ता से पूछा। हारिस ने एक लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार की, फिर अचानक सख्त लहजे में कहा, अब तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता क्योंकि तुम मेरी हो सज्जल शाह। सज्जल ने बेयकीनी से उसे देखा। ये आपने क्या कहा? हारिस संजीदगी से बोला, मैंने कहा कि तुम मेरी हो और हमेशा रहोगी। मैंने बहुत दिनों तक इस हकीकत को झुटलाने की कोशिश की, मगर सच यही है कि मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। सज्जल के आंसू निकल आए। ये वाकई सच है? हारिस उसके करीब आकर बोला, हाँ, और अब मैं कभी तुम्हें जाने नहीं दूंगा। सज्जल की पलकें लरसने लगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा, मगर आज हारिस शाह खुद उसके करीब था, खुद अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर रहा था। सज्जल आहिस्ता से बोली, मगर मैं तो विनी थी ना। हारिस चेहरा करीब लाकर बोला, विनी नहीं, अब तुम सिर्फ मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत, मेरी मोहब्बत और मेरी जिंदगी। सज्जल की सांसें तेज होने लगी। और अगर कोई मुझे अलग करना चाहे तो? हारिस शिद्दत से बोला, तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। ये कहकर उसने सज्जल का हाथ थाम लिया, जैसे दुनिया के सामने ऐलान कर रहा हो कि अब ये लड़की सिर्फ उसकी है। हवेली में नया सूरज तलू हुआ, मगर आज कुछ बदला हुआ था। जुबैदा बेगम ने पहली बार सज्जल को दुआएं देते हुए देखा और नयाब मुस्कुराते हुए हारिस और सज्जल की तरफ देख रही थी। और फहद शाह वो जख्म चाट रहा था, क्योंकि आज उसकी हर साजिश नाकाम हो चुकी थी। यही जिंदगी है, सज्जल ने खुद से कहा, जहाँ मोहब्बत को कोई नहीं हरा सकता।